हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों। तो यार फाइनली तुम आ गए हो 11th क्लास में। तुमने 10th का एग्जाम एकदम क्रॉस कर लिया, बढ़िया परसेंटेज से पास हो गए हो। अब तुम आ गए हो एक लेवल अप, मतलब कि 11th में। तो अब 11th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स तुमको नए नए देखने मिलेंगे। क्या है वो नए नए सब्जेक्ट्स, उसके बारे में मैं तुमको बताती हूँ। जैसे कि तुमको देखने मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, तुमने पढ़ा है 10th में, तुमने पढ़ा है फिजिक्स, पढ़ा है केमिस्ट्री, पढ़ा है, लेकिन कंबाइन वे में पढ़ा था। अब तुमको अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग, मैथ्स अलग, मैथ्स तो था ही वैसे भी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तुम लोगों को एकदम लेवल अप होके मिलने वाले हैं। तो मैं तुम लोगों को ना एकदम बहुत ही बेसिक से इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि यार केमिस्ट्री कैसे शुरू करनी है, कैसे तुम लोग केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बन सकते हो। तो यार तुम सभी का स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th 12th में। और मैं हूँ तुम्हारी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। और मैं पढ़ाऊंगी तुमको प्यारी प्यारी सी केमिस्ट्री, जो कि हो जाएगी एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर तुम मुझसे केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर और डायमंड क्लियर। तो देखो बेटा, हमने जो केमिस्ट्री 10th क्लास में पढ़ी वो तो एकदम बेसिक वाली थी, ठीक है। उसमें कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं, छोटी छोटी सी चीजें थी। कार्बन था, कार्बन की वैलेंसी, बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अब 11th में क्या है ना, केमिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। आप बोलोगे मैम ये क्या सीन है, केमिस्ट्री भी अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है? बिल्कुल हो गई है, ठीक है। तो केमिस्ट्री अभी हम पूरा पूरा पढ़ेंगे। आपको ना एक क्विक सा ओवरव्यू देने वाली हूं मैं कि यार 11th में तुमको कैसे शुरू करना है, क्या क्या मेन मेन टॉपिक्स हैं, तुम्हारा पूरा सिलेबस जो है ना उसका ओवरव्यू दूंगी मैं तुमको। तो बिल्कुल भी बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री में ना एकदम आग लगा देंगे, बहुत 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 बेहतरीन आग लगाएंगे। और इस बात का ध्यान रखो कि अगर तुमने अपना 11th का बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर तुमने 11th की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली, तो 12th ना तुम लोगों का बहुत ही मक्खन निकलेगा एकदम। मतलब 12th के पेपर में, क्योंकि 12th तो बोर्ड्स होता है बेटा, 11th तो ठीक है हमने पढ़ लिया, वो बेस बना रहे हैं अपन। और 12th में क्या है, एकदम बड़ी सी बिल्डिंग बननी है, एकदम टॉप पे पहुंचना है अपन को। तो वो टॉप पे पहुंचने के लिए पहले बेस तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे टूट जाएगी बिल्डिंग, बिल्डिंग ही नहीं बन पाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको बस अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी मैम तो है ही यहाँ पे। तो फटाफट से अपन शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के हम सेशन में करने क्या वाले हैं, ठीक है। एक जनरल ओवरव्यू, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उसका ओवरव्यू दूंगी मैं आपको कि यार 11th में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चों को ना इतना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन जिसने मुझसे पढ़ा है ना मोल कॉन्सेप्ट, यार उसको तो ऐसा लगेगा कि मैम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये तो आप देखो फिर अपन आज एकदम बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो तुमने पढ़ा ही होगा, है ना, एटम क्या है। पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे अपन, थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार बच्चों को इतना ज्यादा डर लगता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मैं क्या ही बताऊं। क्यों डरते हो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से? क्योंकि तुम्हारा बेस ही क्लियर नहीं है, इसलिए तुम लोग को डर लगता है। लेकिन मैं तुम लोगों को सारा बेस क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। अभी देखो, सबसे पहली चीज मैंने तुमको बोला कि जो बेटा केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बेटा, जो आपकी केमिस्ट्री है, जो आपकी प्यारी प्यारी सी केमिस्ट्री है, जो आपकी प्यारी सी केमिस्ट्री दीदी है, वो ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो बच्चों को ना ये जानना बहुत जरूरी है कि वो 3 पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहला बेटा आपका फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहला कौन सा है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपकी जो 11th स्टार्ट होगी, आपको ना ये 3 टाइप के, आपको कोई बताएगा नहीं, ना ही आपकी बुक में दिया रहेगा कि यार ये फिजिकल है, ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ऐसा कहीं भी नहीं दिया होगा। मैं आपको अलग से बता रही हूँ, क्योंकि तुमको पता है क्या हुआ था जब मैं 11th में गई, ठीक है। तो मुझे स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ सीन होता है। मेरे आसपास वाले बोलते थे यार ऑर्गेनिक कितना टफ है, और मैं बोलती थी यार ये ऑर्गेनिक तो दिया ही नहीं सिलेबस में, है कहाँ, मैं ढूंढ रही हूँ उसको, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो मेरी टीचर्स ने मुझे बताया ही नहीं कि जो केमिस्ट्री होती है उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब देखो फिजिकल में क्या है, इनऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में क्या है, वो अपन देखते हैं, ठीक है।
तो बेटा फिजिकल में आपके सारे के सारे आ जाएंगे एनवायरमेंट वाली चीजें, ठीक है, जो आपके पास पास सराउंडिंग वाली चीजें हैं, जो आपके आसपास सराउंडिंग में है। सराउंडिंग में मतलब बोले तो मैम कैसा कैसा कैसा, देखो आपका टेम्परेचर, प्रेशर, आपके आसपास जितनी भी ये सब चीजें हैं जो फिजिकली आपको महसूस हो सकती हैं, वो आता है, वो पढ़ते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे कि न्यूमेरिकल्स हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, कैलकुलेशंस हो गए, ये आप सब पढ़ने वाले हो किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज, ये सभी सारी 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 चीजें आप किस में पढ़ने वाले हो, किस में पढ़ने वाले हो आप, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद केमिकल, मैम इतना बड़ा शब्द है केमिकल काइनेटिक्स, पूरा चैप्टर है, पता है तुमको 12th क्लास में ये, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। थर्मो में हम क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, किस पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग्स में अगर हीटिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है, प्रेशर पे कैसे डिफरेंस आता है, तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर है। अभी मैम इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं, बेटा इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो मेटल्स के बारे में, ठीक है, मेटल्स के बारे में पढ़ोगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ोगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ोगे, फिर पूरा पीरियोडिक टेबल जो है बेटा वो आप इसी में पढ़ते हो, किसमें, किसमें पढ़ते हो बेटा आप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपकी पूरी की पूरी बॉन्डिंग कि एटम्स कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे हो रहा है, कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, वो भी अपन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे उसके बारे में, ठीक है, कि बॉन्ड कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें अपन देखने वाले। तो एंड तक बने रहना है, और सेशन को अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग। अब आते हैं मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ये क्या सीन है, ये भी बता दो हमको, ये भी बता दो, ठीक है भाई बता देते हैं। तो यहाँ देखो बेटा ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं सारे सारे कार्बन वाले कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। और तुमको एक बात बताऊं, 12th क्लास में ऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन है, मतलब अगर देखो 11th में उतना नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला 11th में बेस है बेटा, बेस अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तुमने तो 12th एकदम बहुत इजीली निकल जाएगी। तो 12th के लिए तुमको 11th स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अभी ना 11th में इसके दो चैप्टर्स हैं, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक वाला है और हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इससे दो चैप्टर्स है, अपन सिलेबस भी देखेंगे अपने सिलेबस। 12th में आपका बहुत सारे के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, बहुत सारे, तो उसको करने के लिए आपको 11th ना बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आ जाता है बेटा आपका, जितने भी सराउंडिंग वाले हैं, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज, इनऑर्गेनिक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारी चीजें, बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है ना, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं, वो सारे अपन पढ़ने वाले हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें सारा आ जाता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो यार बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास हैं वंशिका मैम, तो आपको सारी की सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर करके देंगी, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्या तुम लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं? हाँ मैम हो ही गई हैं, ठीक है, आपने इजीली बता दिया। अब है बेटा ये तुम्हारा 11th क्लास का सिलेबस, 11th क्लास का सिलेबस है ये, ठीक है। टोटल 16 चैप्टर्स है तुम्हारे। अगर तुम टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे अपनी, जो कि तुम शायद नहीं देखते होगे मुझे पता है, और अगर देखते हो तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, देखनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें मेंशन रहती हैं। और उसमें सबसे पहले पेज पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे देखो सिलेबस दिया हुआ है। कितने चैप्टर्स हैं मैम? 16 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है आपका मैम? सबसे पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री और सम एनालिटिकल टेक्निक्स, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरी 11th में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, देखो मैंने बोला था इनऑर्गेनिक में आएगा ये आपको, रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है भाई, जो आपकी रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, साथ में अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। मैम इतना खतरनाक लग रहा है ना ये सुनने में, लेकिन जब पढ़ोगे बेटा तो बहुत इजी लगेगा। उसके बाद आ जाओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, अब पूरा का पूरा चैप्टर ही दे दिया। तुमने देखा यार पीरियोडिक टेबल, देखा है तुमने कभी? इतना बड़ा सा होता है ना, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, रेक्टेंगल का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे से कॉलम्स मिल जाएंगे, रोज मिल जाएंगे,
स्क्वायर में देखा है कभी तुमने? देखा है पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा यार, 10th में पढ़ा है तुमने, 9th में पढ़ा है, देखा है ना? तो अभी तुमको पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, मैम चैप्टर ही है, पूरा पूरा का पूरा चैप्टर है भाई उसमें, ठीक है। फिर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, ये आपका एस ब्लॉक है। मैम एस ब्लॉक क्या होता है वो अपन आज के लेक्चर में देखेंगे कि एस क्या है, पी क्या है, बी नहीं होता मैम, डी होता है। डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर के अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि फिजिकल स्टेट, जैसे आइस वाटर में बदल गया, वाटर आइस में बदल गया, उसके बाद वाटर जो है आपका गैशियस फॉर्म में बदल गया। तो ये सारे स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा चैप्टर ही दे दिया। हमने 9th में नहीं पढ़ा था, तुमने पढ़ा होगा कि यार जो आपका जो मैटर है, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज स्पेस, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कुछ भी ऐसी चीज जिसमें क्या है, कुछ ना कुछ मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो मैटर है ना। अभी हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, ठीक है। सॉलिड क्या है, ठोस है, लिक्विड क्या है जो फ्लो करता है, गैसेस क्या है जिनका कोई भी शेप और वॉल्यूम नहीं होता, ये होते हैं आपके स्टेट ऑफ मैटर। अभी पूरा का पूरा चैप्टर दे दिया है उसके ऊपर, तो बहुत सारी चीजें होंगी, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। एब्जॉर्प्शन एंड कॉलॉइड्स, ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम जो आपका 12th है ना बेटा, उसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम है जो अभी चल रहा है संकल्प बैच में, ठीक है। और यहाँ पे 11th में है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है कौन सा है आपका, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी है। फिर बेसिक, देखो मैं ये बोल रही थी, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ये दोनों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। और फिर आखिरी में आ जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आप पढ़ोगे सोप्स, डिटर्जेंट्स और जो भी आपकी मेडिसिन वगैरह हैं वो कैसे बनती हैं, कौन कौन से उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो उसमें, ठीक है। तो क्या आपको ये बढ़िया लगा? क्या आपको ये सिलेबस लगा कि नहीं, बता दो। 1 मिनट दे दो, बस 1 मिनट दे दो, आप पूरा का पूरा सिलेबस देखो। पूरा का पूरा सिलेबस अपन कवर करने वाले हैं 11th क्लास में, और टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। देखो टेंशन नहीं लेनी यार, जिंदगी में अगर टेंशन लोगे किसी भी चीज की, वो भी इतनी सी केमिस्ट्री की, यार तुम्हारे पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, किसी में भी नहीं लेनी है टेंशन, ठीक है। देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका मैं तुमको बताती हूँ। मान लेते हैं एक बच्चा है ना, एक छोटा बच्चा है, उसको बोला है कि यार तुम एक पैराग्राफ लिख दो। क्या वो एक छोटा बच्चा जो 1st क्लास में है, और छोटा ले लो KG 2 में है, क्या वो एक पैराग्राफ लिख पाएगा? तुम उसको कुछ भी नहीं सिखा रहे हो, तुम उसको सीधा सीधा बोल रहे हो कि जा भाई तू एक पैराग्राफ लिख दे, लिख पाएगा क्या वो? किसी भी टॉपिक पे ले लिया, मान लो केमिस्ट्री पे ले लिया, क्या वो लिख पाएगा? नहीं मैम, नहीं लिख पाएगा। अब क्या करना है उसको पैराग्राफ लिखने के लिए? सबसे पहले उसको ABCD आनी चाहिए। चलो उसको ABCD आ गई मैम, उसके बाद क्या, उसको CAT कैट, DOG डॉग ये बनाना आना चाहिए, उसको वर्ड्स बनाने आने चाहिए। हमने पहले लेटर्स सीखे, फिर वर्ड सीखा, वर्ड सीख लिए, अब क्या करना है उसको, अब वो बनाएगा वर्ड से सेंटेंसेस। फिर उसने सेंटेंस बनाना स्टार्ट किया, I am a ऐसा, या फिर दिस इज अ कलर ऐसा करके, दिस इज अ डॉग ऐसे करके बनाएगा वो, राइट। उसके बाद जब वो सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा, फिर वो पैराग्राफ बनाएगा। तो ये स्टेप्स हैं, कुछ भी चीज ना घबराने वाली नहीं है, क्योंकि आप ना सीधे यहाँ पे जंप करते हो, आप यहाँ जंप कर रहे हो, यहाँ जंप करना ही नहीं है, आपको 1 2 3 करके जाना है ना। अभी आपका फ्लैट में रहते हो अगर, तो क्या आप सीधे सीधे ऐसे क्रिश की तरह उड़ जाके 16th फ्लोर पे पहुंच जाते हो क्या, 10th फ्लोर पे पहुंच जाते हो क्या? नहीं मैम, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम भी एकदम बेसिक से शुरू करेंगे आज। सबसे पहले चीज हम देखते हैं क्या है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, एकदम इजी वे में समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा तुमको, और बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ, ठीक है। रिकैप कर लो यार, तुम लोग रिकैप कर लो। यहाँ देखो जो आपका एटम है बेटा, सबसे पहले तो वो कौन से शेप का होता है मैम? स्फेरिकल होता है मैम। स्फेरिकल और सर्कल में क्या डिफरेंस है बेटा? देखो 2 चीजें हैं, ठीक है। मैंने ये बनाया, मैं बोल रही हूँ ये भी स्फेरिकल है, मैं बोल रही हूँ ये जो बनाया ये भी स्फेरिकल है, तो यार सॉरी ये सर्कल है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? मैंने ये बोला कि बेटा ये क्या है आपका स्फेरिकल है, और मैंने बोला बेटा ये क्या है आपका सर्कल है, क्या फर्क हो गया दोनों में? देखो हमने जो बनाना है अभी स्फेरिकल तो अपन ऑन पेपर ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन आपने बॉल देखा है कभी? एक कोई सी भी बॉल ले लो जो तुमको पसंद है, फुटबॉल ले लो, क्रिकेट बॉल ले लो, टेनिस बॉल ले लो, ऐसी वाली बॉल ले लो, प्लास्टिक की बॉल ले लो, कोई सी भी ले लो,
दैट इज स्फेरिकल। वो 3D में है बेटा, अपन उसको पकड़ सकते हैं, उस बॉल को देखो ऐसे पकड़ सकते हैं, है ना, पकड़ रहे हैं हम उस बॉल को। लेकिन जो आपका सर्कल है, क्या आप सर्कल को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते, ठीक है। हम इसको ड्रॉ जरूर कर सकते हैं अपने हाथ पे, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो बेटा जो सर्कल है दैट इज इन 2D, 2 डायमेंशन में बात करें। 2 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, आपका ये हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 2D में बात कर रहे हैं। और जो आपका स्फेरिकल है, बॉल है, उसको हम बात कर रहे हैं 3D में। क्लियर है? 3D में। तो जो आपके एटम्स है बेटा, उनका क्या शेप है? उनका स्फेरिकल शेप है। क्या शेप है उनका? स्फेरिकल शेप है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि स्फेरिकल शेप होता है किसका? एटम का। अब ना सबसे बीच में क्या होता है मैम, पता है हमको? ये होता है बीच में न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके आसपास होते हैं क्या? ऑर्बिट्स। क्या होते हैं बेटा? आसपास ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। उसके आसपास होते हैं ऑर्बिट्स। ये जो आपका सर्कुलर पाथ है ना, ये जो सर्कल्स बनाए मैंने, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और बीच में क्या है? बीच में है मैम न्यूक्लियस, ठीक है। बीच में क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। अब ये जो सर्कल है, इसमें क्या होते हैं मैम? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कौन रहता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे 1 2 बना देते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है बेटा? ये सारे हैं मैम इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब यहां देखो, 3 लोग रहते हैं एटम में। कौन मैम? इलेक्ट्रॉन रहता है, मैम प्रोटॉन रहता है, और न्यूट्रॉन रहता है। 3 लोग। अब आपने बता तो दिया कि यार इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है सर्कल में, एकदम पहरा देता रहता है वो। न्यूक्लियस में कौन रहता है बेटा? न्यूक्लियस में रहता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है किसमें? आपके न्यूक्लियस में रहता है, सेंटर में रहता है, ठीक। अभी यहां देखो, जो आपका इलेक्ट्रॉन है बेटा, उस पर चार्ज क्या है मैम? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है मैम। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन पे होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल होता है नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसीलिए देखो, अभी ना न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में रहता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यहां सेंटर में रह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है। पता है क्यों? क्योंकि ये है प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का तो है ही नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, क्योंकि वो प्रोटॉन रह रहा है वहां पे, ठीक है। और उसके आसपास कौन है? आसपास कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैम आप इतना इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? ये तो हमने 9th में भी पढ़ा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाली हूँ, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, है ना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम। क्या होता है कि देखो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और इस पे ना क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, आते ही आते हैं क्वेश्चंस। इसको ना न्यूक्लियस को अपन यहाँ लिख देते हैं, न्यूक्लियस को अपन यहाँ लिखते हैं। चलो, न्यूक्लियस को भैया अपन थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। न्यूक्लियस में कौन रहता है बेटा? न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहा है हमारे न्यूक्लियस में। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी? एटॉमिक नंबर की, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने? जितने भी हो, जितने भी हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर आ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, फॉर अ न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। मैम इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी एटम है, कोई भी एटम, कोई सा भी एटम है, मैंने लिखा कार्बन, ठीक है, कार्बन लिखा, इसके एटम्स। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है तुमको? इसके ऊपर मैंने क्या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बनाया है? नहीं बनाया है मैम। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसको बोलोगे आप, ये क्या है बेटा? ये न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे एटम जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल एटम।
क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम बोलते हैं। ठीक है मैम, तो ये तो समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मैम, जैसे कार्बन है, कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6, मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन भैया रह रहे हैं, 6 प्रोटॉन भैया रह रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट से, क्लियर है कि नहीं। ठीक है मैम, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा मास नंबर की। ठीक है, अब बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर क्या होता है मैम, मास नंबर होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ या फिर सम ऑफ, ठीक है, हम बोल सकते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई खेल ही नहीं है, कुछ भी खेल नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को मारो गोली, वो चला गया, जान दो उसको। कौन है बचा है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, ये दोनों भाई भाई है, मस्त एकदम प्रेम से रह रहे हैं दोनों, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों का सम क्या होता है, मास नंबर होता है। क्या होता है, मास नंबर होता है सम। अभी जो आपका एटॉमिक नंबर है बेटा, जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो Z से। ठीक है, एटॉमिक नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, Z से रिप्रेजेंट करोगे, और मास नंबर को रिप्रेजेंट करोगे A से। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताओ फटाफट से बता दो, क्या आपको यहां तक एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आया। ये एकदम बहुत बेसिक है, बहुत एडवांस लेवल हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखो आपको ना यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा चैप्टर है बेटा, जिसमें आप बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल, ये सारे के सारे मॉडल्स पढ़ने वाले हैं हम, किसके, एटम के, कि उन्होंने क्या बोला कि एटम कैसा दिखता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसमें। और ये है आपका एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन कि आप क्या क्या पढ़ सकते हो उसमें एटम में, मतलब एटम में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है मैम। उसके बाद एटॉमिक मास और मास नंबर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कवर अप दे दिया। ठीक है, कवर किया है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैम हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं आगे किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है आपका मोल कॉन्सेप्ट। देखो बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत, मतलब मैं जितने बच्चों से मिली हूँ, जितने बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया है, मैं पूछती हूँ कि बेटा सबसे डिफिकल्ट टॉपिक क्या लगता है यार। एक तो वो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है, और दूसरा वो बोलते हैं कि मैम मोल कॉन्सेप्ट, वो तो समझ ही नहीं आता क्या होता है मोल, क्या हो गया भैया, एकदम बड़ा सा वर्ड है और भयंकर सी डेफिनेशन दी हुई है उसकी, तो वो होता क्या है। तो अभी ना उसको बहुत ही ईजी बनाते हैं। चलो, तो यार मैं दुकान पे गई, ठीक है, मैंने उनको बोला भैया को कि भैया मुझे ना 1 दर्जन केले दे दो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 1 दर्जन केले दे दो, तो बताओ मुझे तुम कि वो मुझे कितने बनानास देंगे। बताओ 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 जल्दी बताओ कि वो मुझे कितने बनानास देंगे, कितने देंगे, बिल्कुल सही, 12 केले दे देंगे वो मुझे, क्योंकि मैंने उनको बोला है कि भैया आप मुझे 1 दर्जन केले दे दो। 1 डजन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी, 12, यही होता है, कुछ भी 12 ले लो। मैं बोलूंगी भाई 1 दर्जन आम दे दो, क्या बोलेगा वो, भाई किलो में मिलते हैं, बहुत महंगे हैं, है ना, बहुत दूर से लाए हैं। मैंने कहा भैया आप ज्यादा मच मत करो, आप दे दो, तो वो दे देगा भाई कितने, 1 दर्जन में 12, वैसे तो केले लेते हैं अपन 1 दर्जन में 12, मतलब 1 डजन इज इक्वल्स टू 12। चलिए ठीक है, तो भाई वो केले वाले लिए बढ़िया से एकदम, और मैं घर पे आ गई। अब मैंने कहा यार मुझे तो यार स्लीपर्स भी लेनी थी, मैं वापस गई दुकान पे, दूसरी दुकान पे गई, मैंने बोला यार भैया आप मुझे 1 जोड़ी स्लीपर्स दिखा दो, 1 जोड़ी सैंडल दिखा दो, तो आप मुझे बताओ कि वो मुझे कितनी सैंडल्स देंगे। 1 सैंडल देगा क्या वो मुझे, नहीं ना, मेरे तो 2 पैर है, तो 2 सैंडल्स देंगे ना। तो मैंने उनको जब बोला 1 जोड़ी, 1 पेयर बोला मैंने, क्या बोला उनको, 1 पेयर, तो मुझे कितने देंगे वो, 2 देंगे, बोलेंगे ना 2 देंगे ना, जल्दी बताओ देंगे ना, सही है, समझ में आया तुमको। 1 पेयर मतलब 2, नंबर 2, 1 डजन मतलब नंबर 12। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है, यहां तक तो तुमको समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे से। अब मैं वापस घर पे आ गई, चप्पल पहन के एकदम सैंडल वैंडल पहन के आ गई बढ़िया से। अब यार मुझे याद आया कि मैं शक्कर भूल गई हूँ, मैंने कहा चलो यार शक्कर लेने चलते हैं। मैं गई,
मैंने उनको बोला भैया आप मुझे 1 मोल शक्कर दे दो, तो तुम मुझे बताओ कि वो मुझे कितनी मोल शक्कर मतलब कितना देंगे। वो कंफ्यूज हो गए, बोलते यार ये क्या है, 1 किलो ठीक है, 1 किलो सुना था, 1 ग्राम सुना था, ये क्या है, 1 मोल क्या है। तो मैंने उनको बोला कि भैया 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो ना आप मुझे शक्कर के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स गिन के दे दो। भाई साहब वो बेहोश हो गए वहीं पे। उन्होंने बोला मैडम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। मैं तो रोते हुए घर आ गई। मैंने कहा यार छोड़ो, अपन क्या करेंगे, ब्लिंकिट कर लेंगे, अपन शक्कर वहां से ले लेंगे, वहां से मंगवा लेंगे। तो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होता क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। समझ में आ गया। जैसे कि 1 डजन में 12 केले होते हैं, 1 पेयर में 2 शूज होते हैं, वैसे ही 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। मैंने अगर तुमको बोला कि बेटा 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर में, वाटर मतलब वाटर हमारा H2O, 1 मोल वाटर में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो तुम क्या बोलोगे बेटा, तुम बोलोगे मैम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। समझ में आ गया, समझ में आया। तो ये होता है बेटा 1 मोल, ये होता है 1 मोल। अब पार्टिकल्स जो है ना, यहाँ देखो, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं बेटा, वो आपके एटम्स हो सकते हैं, वो आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं। कुछ भी बोल दो। 1 मोल NaCl, घबराना नहीं है, कुछ नहीं घबराना। 1 मोल लिखा है ना, 1 मोल लिखा है, मतलब कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसके, NaCl के। क्लियर हो गया। तो ये है 1 मोल। अभी ना आपकी बुक में तुमको एक बढ़िया सी डेफिनेशन दिखेगी कि द सब्सटेंस विच कंटेन्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12, मतलब जितने पार्टिकल्स कार्बन 12 में होते हैं, 12 ग्राम, ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसका क्या मीनिंग होता है वो मैं तुमको बता रही हूँ। ऐसा बहुत कुछ कुछ, तुम अगर टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो सबसे पहली डेफिनेशन तुमको यही मिलेगी, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 एटम। अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो वो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन पढ़ के, लेकिन मैं तुमको उसको ना बहुत इजी वे में बताती हूँ, ठीक है। एक थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ मैं। बहुत ही इजी वे में बताऊंगी मैं तुम लोगों को, बिल्कुल 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 इजी वे में, बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, अभी देखो, ये मैंने एक कटोरी बनाई, बढ़िया सी कटोरी बनाई मैंने, है ना। मैंने इसमें रख दिया बेटा क्या, 12 ग्राम कार्बन। मैंने इसमें वे किया, ठीक है, इसका वजन किया, और मैंने इसमें लिखा ये क्या है आपका 12 ग्राम कार्बन। समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, एक कटोरी लेनी है, उसमें मैंने 12 ग्राम कार्बन डाल दिया। क्या डाला, 12 ग्राम, मेजर करके 12 ग्राम कार्बन डाल दिया है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है मैम। अभी मैं ये बोल रही हूं कि ये जो 12 ग्राम कार्बन है बेटा, ये जो 12 ग्राम कार्बन है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने पार्टिकल्स हैं, जितने भी नहीं, जितने पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है, इसमें जितने क्या है पार्टिकल्स हैं, उतना ही होता है आपका 1 मोल, उतना ही होता है आपका 1 मोल। समझ आया, समझ आया। मतलब कि 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स होते हैं उतना होता है 1 मोल। अब मैं पूछूंगी कितने मोल, मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बेटा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। मतलब कि जो आपका 12 ग्राम कार्बन है बेटा, उसमें होते हैं 6.22 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। समझ में आ गया। और वही होता है 1 मोल, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है।
क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर लिख दिया मैंने, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N और स्मॉल a सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो 1 मोल तुमको शायद, मुझे लगता है कि मैंने तुमको बहुत अच्छे से समझाया, तो तुमको समझ में आ गया होगा कि 1 मोल होता क्या है। 1 मोल कुछ भी नहीं है बेटा, उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अभी क्या है ना कि यहाँ पे ये इतना बड़ा सा नंबर लिखा है, इसलिए तुमको कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, तो क्या तुमको ये पता है कि ये जो 10 की पावर 23 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? क्या तुमको ये पता है कि 10 की पावर 23 जो लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर तुमको नहीं पता ना, अगर तुमको नहीं पता तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बताती हूँ, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए बता रही हूँ। यहाँ पे, यहाँ देखो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बेटा इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 23 जीरोज लगाए हैं, ठीक है। कितने जीरोज लगाए हैं मैम? 23, 1 2 3 4 6 7 8 9, 23 नहीं, अभी देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। मैम आप तो बोलते 23। अभी देखो, जब अपन किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है उसके लिए ना मैंने एक बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाया है यूनिट कन्वर्जन का, क्योंकि 11th 12th में ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तुम लोगों को, तो कैलकुलेशन में दिक्कत जाता है, कन्वर्जन में दिक्कत जाता है, तो वहां पे मैंने तुम लोगों के लिए बहुत ही बेसिक सा वीडियो बनाया, फटाफट से जाके देख लेना, ठीक है। अभी देखो साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, यहाँ बता रही हूँ, n इंटू 10 की पावर n, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना, इट्स नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, इट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। अभी ये जो n की वैल्यू है बेटा, ये 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए, ये 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए, और ये n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, क्लियर है, ठीक है। अभी तुम इस वाले नंबर को देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो बेटा। अब मुझे इतना बता दो कि यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है कहीं, कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी तुमको डेसिमल दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं दिख रहा, लेकिन मैं बोलूंगी है यहाँ पे डेसिमल, पता है कहाँ है? यहाँ है। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर उसमें डेसिमल नहीं दिया तो कहाँ होगा? एकदम एंड में होगा बेटा डेसिमल, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम कोई भी कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, मतलब नहीं है, क्लियर है। अब तुमको एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ। लाल परी, लाल परी जो है वो रोती नहीं, समझला कि नहीं? लाल परी रोती नहीं, मतलब अगर तुम लेफ्ट जाओगे, अगर तुम लेफ्ट जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर तुम राइट जाओगे, अगर तुम राइट जाओगे तो यह आ जाएगा नेगेटिव। मैम ये क्या है, ये समझ नहीं आया, अभी समझोगे, अभी समझोगे, धैर्य रखो पार्थ, 1 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। अभी ना इस नंबर को छोड़ो, अभी 2 मिनट के लिए इस पे आएंगे अपन, अभी छोटा नंबर, छोटा वाला नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला, फर्स्ट वाला एग्जांपल है, मैंने बोला तुमको 6 7 2 5 4 3, ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर है। अभी बोला है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, कैसे लिखोगे? डेसिमल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा मैम, है बिल्कुल, यहाँ है डेसिमल, ठीक है, यहाँ डेसिमल है। अब इस डेसिमल को हमको ऐसे शिफ्ट करना है कि जो फर्स्ट नंबर है बेटा हमारा, ये वाला नंबर आना चाहिए 1 से 9 के बीच में, बिल्कुल ठीक है मैम। तो इस डेसिमल को मैं शिफ्ट करूंगी, यहाँ शिफ्ट करूं नहीं, यहाँ करूं नहीं, यहाँ करूं नहीं, यहाँ कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 7.2543, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हमने क्या किया, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दिया। देखो डेसिमल के इधर वाला नंबर देखो, क्या ये 1 से 9 के बीच में है? हाँ मैम बिल्कुल सही है, 7 1 से 9 के बीच में लाई कर रहा है ना, ठीक है मैम। अब ये डेसिमल बेटा कितने इधर उचका है? 1 2 3 4, 4 नंबर उचका है ये, किधर? इधर, इधर क्या लेफ्ट साइड गया है ना, ये लेफ्ट है ना बेटा और ये राइट है, लेफ्ट राइट, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अभी देखो 10 की पावर मैं कितना लिखने वाली हूँ? 1 2 3 4, मैं 4 लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, लाल परी पे आ जाओ, लेफ्ट लेफ्ट पॉजिटिव, राइट नेगेटिव, लाल परी रोती नहीं। अगर हमने अपना डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो हम पॉजिटिव लगाएंगे, किस पे? पावर पे पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। अगर हम अपना डेसिमल राइट साइड शिफ्ट करते तो हम नेगेटिव लगा देते। मैम एग्जांपल दे दो, ठीक है भाई एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ देखो
0.000025। चलो ठीक है, ये आपको दिया है और आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट करना है। आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो हमको फर्स्ट नंबर चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए, ताकि हमारा जो n की वैल्यू है वो 1 से 9 के बीच में आ जाए। चलो इस डेसिमल को उठाते हैं। अब तो यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, हमको फिगर आउट करने की जरूरत ही नहीं है कि डेसिमल है कहाँ पे। तो अभी कहाँ करेंगे? इधर जाएगा नहीं, इधर आएगा नहीं, इधर आ जाएगा। कैसे 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 क्यों आया मैम इधर? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5। अब डेसिमल की इधर वाला डिजिट देख लो बेटा, क्या ये 1 से 9 के बीच में लाई कर रहा है? हाँ मैम, ये तो सही है एकदम कि ये 1 से 9 के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, इनटू। अब बता दो 10 की पावर कितना आएगा? कितने डेसिमल उचकाए हैं? 1 2 3 4 5। 5 के बाद लिखा है, ठीक है मैम, तो यहाँ लिख दिया 5। अब लाल परी रोती नहीं, लाल परी रोती नहीं, तो राइट साइड गए हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। राइट गए ना, डेसिमल को राइट साइड भेजा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है मैम, आ गया नेगेटिव साइन। बस ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन में। देखो इस फॉर्म में आ गया ना, इसी को बोलते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन। मजा आया ना करने में? मजा आया? समझ में आया तुम लोगों को? ये पूरे 11th में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं अपन ये वाले नंबर पे। ये वाले नंबर पे मैं बोल रही हूं बेटा कि एक मोल में ना इतने पार्टिकल्स हैं, इतने, यहां से लेके 6 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0, बहुत सारे जीरोस, इतने सारे पार्टिकल्स हैं। तो यार ये नंबर बार बार लिखने में प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। तुम लोग एवोगैड्रोस नंबर बहुत सारी जगह यूज करने वाले हो, तो प्रॉब्लम तो जाएगी। क्या करेंगे अपन? हम उसको शॉर्ट में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैम? डेसिमल को उचकाएंगे। कहाँ उचकाना है? जहां पे जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो 1 से 9 के बीच में आना चाहिए। जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो 1 से 9 के बीच में आना चाहिए। तो फटाफट से चलते हैं। ठीक है, ये डेसिमल को ले चलते हैं अपन यहाँ पे, है ना? जैसे बेटा उस डेसिमल को आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे, क्या आ जाएगा? ये 6.022, है ना? अब गिन लो कि बेटा डेसिमल को कितने डिजिट उचकाया है। चलो गिनते हैं, फटाफट से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इनटू 10 की पावर 23। अब देख लो, लाल परी रोती नहीं, लेफ्ट साइड सरकाया है तो पॉजिटिव आएगा। क्या हमने लेफ्ट साइड सरकाया है? यस मैम, तो ये पॉजिटिव है। और ये है आपका एवोगैड्रोस नंबर। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? क्या ये चीज आपको बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुई है ना? बता दो, जल्दी बता दो, फटाफट से मुझे बता दो। ठीक है, डन डन डन, चले अपन आगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया? मोल कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। हो गया ना आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर? अब चलते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पे। मैम आगे वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा? देखते हैं भाई। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर है आपको। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब देखो इसमें ना मैं तुमको कुछ कुछ बेसिक चीजें बताने वाली हूँ कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है बेटा वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से होते हैं वो 4 ब्लॉक्स? सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। ये वाला जो 2 ब्लॉक है बेटा, ये वाले जो 2 ब्लॉक है, एक काम करो, चलो ठीक है ब्लॉक कर लेते हैं पहले। ये वाला जो पूरा ब्लॉक है बेटा इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक बोलते हैं, है ना? इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। ये यहाँ से लेकर ये वाला जो ब्लॉक होता है आपका, ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। बीच वाला जो बचा हुआ आपका ये वाला देख रहे हो आप? ये वाला देख रहे हो? इसको बोलते हैं बेटा डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और जिसको एकदम देश निकाला कर दिया, पीरियोडिक टेबल निकाला कर दिया, लेकिन फिर भी रखा हुआ है उसको पीरियोडिक टेबल में, ये बेचारे ये वाले एलिमेंट्स, मतलब ये पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है भी और नहीं भी, उनको एकदम अलग ही कर दिया भाई भीड़ से। ये होते हैं बेटा आपके एफ ब्लॉक। कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक होते हैं। तो आपका एस हो गया, पी हो गया, डी और एफ। ठीक है, आपको जब सिलेबस में दिखा रही थी तो उसमें था एक चैप्टर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स,
नहीं, ग्रुप 1 और 2 ऐसे का था, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2 ये था, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2 मतलब ये ग्रुप 1 और 2। मैम ग्रुप क्या होता है अभी पढ़ेंगे अपन, अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कि ग्रुप क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, अभी धैर्य रखो, ठीक। ग्रुप 1 और 2, फिर ग्रुप 13 से लेके कुछ 14-15 था, वो पी ब्लॉक में आता है, वो आप पढ़ने वाले हो। और डी ब्लॉक आपके उसमें है नहीं, डी ब्लॉक आपके उसमें है नहीं, और एफ ब्लॉक भी नहीं है, तो उसकी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। 12th क्लास में आपका, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन डन। अब ना पीरियोडिक टेबल में बेटा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आपके पीरियड्स और एक आपका ग्रुप्स, ठीक है। पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं, ये पीरियड्स और ग्रुप्स वो अपन देख लेते हैं एक बार, चलो। तो आपके जो पीरियड्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, ये वाले जो आपकी रोज है ना, ये रो, एक रो हो गई। मैम कैसे, कौन सी रो हुई, ये देखो हाइड्रोजन से लेके हीलियम वाली, यहां से लेके यहां, ये एक रो बोलेंगे इसको, ठीक है, ये एक रो बोलेंगे। उसके बाद सेकंड रो कौन सी हो गई मैम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे ही पढ़ते हो ना आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे पढ़ोगे। फिर ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th, इसको बोलते हैं बेटा पीरियड्स, ठीक है। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है उसको क्या बोलेंगे आप, पीरियड्स बोल देंगे, क्या बोलेंगे बेटा, पीरियड्स बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है मैम। अभी जो आपका वर्टिकल कॉलम है, मैम वर्टिकल क्या होता है बेटा, वर्टिकल कॉलम होता है ऐसा वाला, लाइन ऐसे खड़ी है, जब भी लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे उसको वर्टिकल बोलेंगे, जब भी ऐसे करोगे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, समझ में आ गया। तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, समझ में आ गया। तो ये वर्टिकल, ये जो आपका वर्टिकल है बेटा उसको आप क्या बोल दोगे, जो आपकी ऐसी वाली लाइन है ना उसको आप बोलोगे ग्रुप्स है, ठीक है, ग्रुप्स हैं। कितने होते हैं बेटा ग्रुप्स, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। और जो आपकी ऐसी वाली लाइन है, ऐसी वाली, उनको बोलोगे बेटा आप पीरियड्स है, क्या है, पीरियड्स है। और कितने होते हैं बेटा टोटल, ये 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज, ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या क्या नेचर होता है, ये खड़ूस हैं, ये अच्छे हैं, ये साइड वाले के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं कि नहीं, कितने बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये पूरा अपन चैप्टर में कवर करने वाले हैं। पूरा का पूरा अपन चैप्टर में मजेदार तरीके से एकदम मस्ती करते करते कवर करेंगे, तो तुम लोगों को ना बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो यार मिस मत करना बिल्कुल भी, इसकी क्लास तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि यार मैं सारी आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि इसको याद कैसे करना है। तुम लोगों ने सुना ही होगा वैसे तो, अगर तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। जिसको याद नहीं है ना, मैं तुमको बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बताने वाली हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जो आपने पढ़ा होगा, अक्सर पढ़ा है कि हेलिना की रुबीना से फ्रेंडशिप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, कैसे याद करना है, हेलिना की रुबीना से फ्रेंडशिप। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, कैसे याद करोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, ऐसे करके मैंने सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनके, देखो पीरियड्स तो हमको ऐसे याद हो जाएंगे, ऐसे ऐसे याद हो जाएंगे फटाफट से। हाइड्रोजन से लेके जिंक तक तो आपको याद होने ही चाहिए, डेफिनेटली याद होने चाहिए, वरना तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो याद होने चाहिए आपको हाइड्रोजन से लेके जिंक तक सारे के सारे। और उसके बाद आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसके तो मैं आपको ट्रिक बता ही दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एकदम शॉर्ट वाला इंट्रोडक्शन किस पे, पीरियोडिक टेबल पे, शॉर्ट वाला इंट्रोडक्शन हो गया किस पे, पीरियोडिक टेबल पे। अब आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे, अब आते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या होता है मैम बॉन्ड, देखो यार बॉन्ड मतलब बहुत ही प्यारा सा वर्ड है ना, बॉन्ड मतलब क्या, कि अपन ना किसी के साथ अच्छे अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, एक वाइब क्रिएट कर रहे हैं किसी के साथ, दैट इज बॉन्ड। तो ना केमिस्ट्री में भी जो आपके एटम्स और एलिमेंट्स है ना, वो भी एक दूसरे के साथ वाइब क्रिएट करते हैं, मस्त मतलब एकदम मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं, मजे करते हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड मतलब क्या हुआ, किसी के साथ वाइब क्रिएट करना।
आप बहुत पार्टी वाले बच्चे हो, ठीक है, आपको पार्टी वार्टी करना बहुत पसंद है, और एक बच्चा आया, वो बोलेगा यार सुनना, लाइब्रेरी चलना, वहां जाके अपन पढ़ते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? अरे हटे यार, ये तो वाइब ही नहीं है इसमें, तो मुझे तो कुछ ऐसे लोग चाहिए जो एकदम चिल कर सकें, चिल आउट कर सकें और पार्टी वार्टी के लिए जा सकें। एक दूसरा बच्चा आया, बोलता है यार चल रहा है क्या पार्टी, वहां पे आज एकदम मजेदार कुछ कुछ होने वाला है, चल कुछ कुछ खाएंगे और घूमने चलते हैं। तो तुम क्या बोलोगे? हाँ यार ये वाइब वाला है, एकदम इसके साथ तो वाइब आ रही है, मैच हो रही है, तुम उसके साथ चले जाओगे, फ्रेंडशिप कर लोगे उसके साथ, बॉन्ड बना लोगे, अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज बॉन्ड, बॉन्डिंग बना रहे हो तुम किसी के साथ। तो केमिस्ट्री में भी जो आपके एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बॉन्ड बनता कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। अभी तो वाइब मैच कर ली, हो गया भाई, सेम सेम नेचर वाले थे, बॉन्ड बन गया, लेकिन केमिस्ट्री में कैसे होता है? केमिस्ट्री में क्या होता है बॉन्ड का मतलब? बॉन्ड का मतलब होता है जब भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आपके पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट बोल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जब पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड बनाना। कैसे मैम, कैसे हुआ ये? यार एक बंदा है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक दूसरा बंदा है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों ने बढ़िया से इलेक्ट्रॉन्स दिए और क्या हुआ? बॉन्ड बन गया। समझ में आ गया? तो बॉन्डिंग कैसे होती है? जब भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेशन करते हैं, या तो शेयर कर रहे हैं या तो ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे हमारा बनता है बॉन्ड, ठीक है। पार्टिसिपेट का मतलब क्या हुआ? या तो वो बेटा वो शेयर कर रहे हैं या तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो वो शेयर कर रहे हैं या तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर है? क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई अच्छे तरीके से? बता दो, क्या ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। चलिए, तो अब मैं बोल रही हूं कि यार जो आपके बॉन्ड होते हैं वो ना बेसिकली, अभी अब तुम लोगों को सिर्फ दो वाले बॉन्ड बताती हूँ मैं। आयोनिक बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है ये दोनों चीजें, कैसे काम करती हैं? आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट दो जरा, एक सेकेंड। तो देखो बेटा, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं अपन। बहुत ही मजेदार बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक मतलब क्या होता है? आयंस के साथ बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? आयंस के साथ बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट में क्या होगा? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या होता है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अभी ना अपन देखते हैं इसको, इसको ना बढ़िया तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की। तो देखो बेटा, आयंस क्या होते हैं, सबसे पहले समझ जाओ आयंस क्या होते हैं। मैंने बोला कोई भी एटम है, कोई भी एटम है बेटा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो एकदम खाली है, यहां से बिल्कुल खाली है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। क्या होगा? वो न्यूट्रल है, एकदम शांत बच्चा है, बहुत ही शांत है, कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर। अब क्या हुआ? अब ना उसने सुना कि यार उसको ना एक बढ़िया सा, क्या बोलते हो तुम लोग, कुछ गेम वेम्स मिल रहा है, PS5 बोलते ना, PS5, हाँ ठीक है। तो ना उसके पापा ने उसको PS5 दिला दिया, बढ़िया से उसके लिए सरप्राइज रखा है। क्या होगा? बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुश। उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ? पापा ने बोला नहीं नहीं तू पढ़ता नहीं है, एक काम करता हूँ मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो पापा ने कैंसिल कर दिया। जैसे ही पापा ने कैंसिल किया, भाई वो तो बहुत सैड हो गया, रोने लग गया। अब नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आया? तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया? चार्ज डेवलप हो गया। आयंस उसी को बोलते हैं। आयंस मतलब क्या हुआ? चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या होता है आयंस का मतलब? चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या होता है? चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव वाला, ठीक है, एक बताया आपको पॉजिटिव वाला, और एक बताया मैंने आपको नेगेटिव वाला। जो पॉजिटिव वाला होता है वो क्या होता है? केटायन बोलते हैं। जो नेगेटिव वाला होता है उसको एनायन बोलते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, ठीक है, केटायन और एनायन बनते कैसे हैं वो डिस्कस करते हैं। तो ना जो एक आपका एटम है, मान लेते हैं एक एटम है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल से लेते हैं अपन। सोडियम है, ठीक है, सोडियम। बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, जल्दी देखो फटाफट से। जो आपका पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे सोडियम कहाँ पे आ रहा है मैम? 11th नंबर पे। तो वो हो जाएगा बेटा उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो हो जाएगा क्या? उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर है?
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है मैम? 11 है। अभी जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जाएगा 281। ठीक है, ये अपन सीखेंगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे अपन जब अपन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अभी देखो मैं बनाती हूं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर। बीच में क्या है बेटा? न्यूक्लियस है मैम। यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है? ये मैम ऑर्बिट्स हैं। क्या है ये? ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स। चलिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है। फर्स्ट वाले में कितने हैं मैम? 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो बेटा, कोई सा भी एटम है या फिर हम भी है ना, तो हमको क्या चाहिए? हमें स्टेबिलिटी चाहिए जिंदगी में। हम लोग हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं, तो एकदम पीस। सब लोग क्या चाह रहे हैं जिंदगी में? पीस चाह रहे हैं, सुकून चाह रहे हैं, है ना? तो ये एटम भी क्या चाह रहा है? स्टेबल होना चाह रहा है, सुकून चाह रहा है। कब मिलता है इसको सुकून? जब इसके आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी इसको एकदम शांति मिलेगी, चिल आउट हो पाएगा ये। ठीक है, तो अभी देखो आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मैम? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, तो यार इसके पास 2 ऑप्शन है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। 7 क्यों? 7 क्यों? क्योंकि बेटा उसको 8 चाहिए ना, 8 मिलेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तभी उसको शांति मिलेगी, तभी उसको शांति मिलने वाली है। तो यहाँ देखो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तुम बता दो क्या करेगा ये, जल्दी बताओ क्या करेगा। तुम बोलोगे मैम 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत एनर्जी। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को दे देना, एकदम दे दे भाई, वो बहुत दानी है, दे दिया, तो क्या उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे भाई, बिल्कुल आ जाएंगे। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ देखो, जैसे ही वो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसी को भी दे दिया उसने, ठीक है, तो अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? ये बन गया इसका आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ही ऑलरेडी, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आ गया? तो जैसे बेटा उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो ये वाला शेल हट गया, ये शेल हट गया, अभी आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन गया? ये वाला बन गया। तो भाई वो एकदम मजेदार हो गया, एकदम सुकून मिल गया उसको, स्टेबल हो गया, वो शांति मिल गई, पड़ गई शांति, पड़ गई उसके कलेजे में कि यार हाँ ठीक है भाई, अब मैं चिल मार सकता हूँ। लेकिन पहले जो आपका सोडियम था उस पर कोई भी चार्ज नहीं था। यहाँ देख रहे हो कोई चार्ज है क्या? नहीं है मैम, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? जैसे ही बेटा उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हो रहा है यार? देखो इलेक्ट्रॉन पे मैंने तुमको बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है ना? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है मैम? नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही आप अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को हटाते हो, नेगेटिव लोगों को हटाते हो, नेगेटिव बातों को हटा देते हो, एकदम निकाल के फेंक देते हो, क्या होता है? आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ जाती है, आ जाती है। वैसे ही सोडियम के केस में भी हुआ। उसने क्या किया? इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, ये गंदा सा इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव वाला, इसको बोलते तू निकल, तू निकल। और जैसे ही ये निकला, नेगेटिव था ना, नेगेटिव एनर्जी थी, जैसे ही निकला तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया सोडियम पॉजिटिव, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही आप अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव इंसानों को निकाल देते हो, आपके ऊपर आ जाता है पॉजिटिविटी, एकदम पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और उसी को बोलते हैं क्या? कैटायन। उसी को बोलते हैं क्या? कैटायन। जो कैसे, तो भाई कैटायन कैसे बनता है? कैटायन बनता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को दे देगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गया? उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई है? बता दो, बता दो, बता दो, बता दो जल्दी से। ठीक है ना? अब डिस्कस करते हैं अपन एनआयन, क्योंकि एनआयन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता चलना चाहिए कि ये भी कैसे बनता है। चलो भाई ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एनआयन कैसे बनता है। चलिए बात करते हैं एनआयन की। एनआयन क्या बोला मैंने? एनआयन वो होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है ना? एनआयन क्या होते हैं बेटा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। हम लेंगे एग्जाम्पल किसका? Cl का। क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है मैम, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, इसको जब ब्रेक करोगे तो जाएगा 287 में ब्रेक। ठीक, चलो यहाँ बनाते हैं एटॉमिक
स्ट्रक्चर किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स इसकी हेल्प से बना सकते हैं। चलिए तो इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं फटाफट से। फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैम? 1 और 2। ठीक है, थोड़े बड़े इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, तुम लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि फिर चलिए 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 ठीक है। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट शेल में, ये वाला फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है मैम। सेकेंड वाले में 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 और 8। 8 है ना? ठीक है मैम। और आपके लास्ट वाले में कितने हैं मैम? 1 है, 2 3 4 5 6 7 7। हाँ ठीक है, 7 ही है, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7। ये तुमको क्लियर हो गया कि ये बनाया बेटा अपन ने किसका? क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। डन। अभी ये भी स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये खुश नहीं है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो ना 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने क्या बोला? कोई भी एटम तब खुश रहेगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ऑक्टेट पूरा करेगा, तभी वो बंदा खुश रहेगा, वरना वो नहीं है, वो मचलता रहेगा एकदम। तो इसने क्या बोला? इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। क्या करेगा? देखो पुराने वाले के पास क्या था? 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना? इसके पास क्या ऑप्शन है? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, किसी को भी दे देता 7 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या ऑप्शन है इसके पास? मैम बहुत ईजी है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बढ़िया से खुश हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो क्या करेगा बेटा? ये ना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये क्या करेगा? ये ना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही बेटा इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये हो गया भाई बहुत खुश हो गया, एकदम हैप्पी हो गया, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए हैं पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब दिक्कत पता है क्या है? कि यार यहाँ पे देखो क्लोरीन जो था वो न्यूट्रल था, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन अब इसने अपनी जिंदगी में बुला लिए नेगेटिव लोगों की एंट्री करवा दी, टॉक्सिक लोगों की एंट्री करवा दी। ठीक है, तुम करवाना मत अपनी जिंदगी में टॉक्सिक लोगों की एंट्री, अगर है ना तो निकाल के फेंक दो उनको। तो यहाँ देखो इस क्लोरीन ने क्या किया? नेगेटिव लोगों की एंट्री करवा दी। और जब भी आपकी लाइफ में नेगेटिव लोगों की एंट्री, टॉक्सिक लोगों की एंट्री होती है, आपकी लाइफ भी भाई नेगेटिव हो ही जाएगी। और वैसे ही इस क्लोरीन की लाइफ भी नेगेटिव हो गई है, क्योंकि इस पे आ जाएगा बेटा एक नेगेटिव चार्ज, और इसी को बोलते हैं हम एन आयन। ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं एन आयन। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई कि कैटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है। तो एनायन कैसे बनता है? जब भी कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, क्लियर है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। चलिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी आयन बनेगा उसको बोलेंगे एन आयन। क्या बोलेंगे बेटा? एन आयन बोलेंगे। डन डना डन 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 डन। ठीक है मैम, हमको समझ में आ गया कि कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। अब अपन बात कर रहे थे आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, हम बात कर रहे थे आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। चलो, तो यहाँ देखो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा आयोनिक बॉन्ड। क्या था आयोनिक बॉन्ड में? मैम आयोनिक बॉन्ड में ये था कि 2 आयंस जो होते हैं ना बेटा, वो ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर से बनता है। मतलब कैसा मैम, कैसा समझे नहीं हम? बेटा 2 आयंस हैं, ठीक है? आयंस कौन से? एक सोडियम भैया को ले लो, सोडियम पॉजिटिव को, एक क्लोरीन नेगेटिव को ले लो, क्लोरीन नेगेटिव को ले लिया हमने। ठीक है, दोनों आयंस है, जब भी दोनों मिल जाएंगे, एक पॉजिटिव वाला मिलेगा, एक नेगेटिव वाला मिलेगा, दोनों एक बढ़िया सा बॉन्ड बनाएंगे जिसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, किससे बनेगा? जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। समझ में आ गया? जो बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ देखते हैं अपन फटाफट से, Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था। जैसे ही बेटा इन्होंने बॉन्ड बनाया तो ये NaCl बन गया, और NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है? NaCl के बीच में है आपका आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है।
क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? आयोनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है आपका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बात कर लेते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड की। चलो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा वो हमेशा बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मैम समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, एग्जाम्पल बता दो, फटाफट से एग्जाम्पल बता देते हैं। चलो यार, एक कंपाउंड है, इसका नाम ना मुझे फटाफट से तुम लोग लिख के बताना कमेंट्स में कि इसका नाम क्या है। मुझे इसका नाम जानना है, क्या है इसका नाम, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो कि इसका नाम क्या है। अभी देखो बेटा, कार्बन, कार्बन है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6 है। जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हो जाएगा 2,4, 2,4, ठीक है, 2,4। अभी जो 4 हैं, ये आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बना दिए, 1 2 3 और 4, ठीक है, बना दिया मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है मैम। ठीक है भैया, हम हाइड्रोजन भी बना देते हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हो। चलो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, चलो बना दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? मैम एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, बेचारे के पास एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 2 हो जाएंगे। बताओ मैम, उसका एटॉमिक नंबर एक ही है, मतलब न्यूट्रल एटम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1 है। क्या है? 1 है। तो यहाँ पे मैंने बनाया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, अमेजिंग अमेजिंग, बढ़िया। अब देखो यार, कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। उसको कितने चाहिए बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? मैम 4 और चाहिए उसको, ताकि 8 बना सके। बिल्कुल सही है। और हाइड्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन इकलौता ऐसा कंपाउंड है, और अपना एक और 2-3 है जो डुप्लेट फॉर्म करते हैं, जो अपन पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से है वो मैं तुमको तब बताऊंगी। अभी देखो हाइड्रोजन को समझो। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए एक और। वो 2 में एकदम बढ़िया से खुश है यार, बहुत बहुत खुश है, बहुत अच्छा बच्चा है, कम में सेटल हो जाता है ये, लेकिन कम में सेटल नहीं होना कभी लाइफ में, ठीक है। हमेशा जो अपने ड्रीम्स है ना वो हाई रखना। तो यार जो हाइड्रोजन है बेटा वो डुप्लेट बनाता है। डुप्लेट का मतलब क्या हुआ कि यार वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स में खुश है ना। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या चाहिए? एक और कहीं से मिल जाए ना तो बढ़िया मजे आ जाएगी इसकी जिंदगी में। तो इसने क्या किया? कार्बन से बोला भैया दे दो यार, शेयर कर लेते हैं यार। कार्बन ने बोला नहीं यार, मैं तेरे को दे नहीं सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैं शेयर जरूर कर सकता हूँ तेरे साथ। तो इन लोगों ने क्या किया? शेयरिंग कर ली। अभी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाँ मैम हो गए। इसने बोला, इसने देखा यार ये तो बढ़िया कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। तो इसने बोला यार मेरे साथ भी कर ले। इसने इसके साथ शेयर कर लिया। इसने बोला यार चल अब सबके साथ कर ही रहे हैं तो मेरे साथ भी कर ले। इसने भी बोला सब मेरे साथ भी कर ही ले यार। तो सबके साथ क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। अब लेकिन कार्बन तो दुखी हो गया। कार्बन ने बोला यार मेरे पास तो अभी भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं यार, मैं क्या करूंगा, मुझे तो 8 चाहिए। तो अब उसने बोला कि यार तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉन्स मैं कवर अप कर लूंगा। तो हाइड्रोजन रोने लग गए। वो बोले यार यार ऐसे मत करो, लो मत, हम शेयर कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा? अब करी शेयरिंग, ठीक है। कैसे करी शेयरिंग? देखो यहां से बनाएंगे अपन, यहां से बनाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? कार्बन ने शेयर कर दिया। अब जो ये बड़ा वाला तुमको दिख रहा है सर्कल, सर्कल तो नहीं है ये, कोई सा भी शेप जो भी दिख रहा है तुम लोगों को, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका ये वाला सर्कल है और कार्बन का ये वाला सर्कल है। तो ये बना लिया बेटा इन लोगों ने कौन सा बॉन्ड? ये बना लिया इन लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाया इन लोगों ने? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और इसी को बोलते हैं क्या? कुछ भी नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इन्होंने क्या किया है? शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए यहाँ बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका CH4 है बेटा, जो आपका CH4 है, इसमें कौन सा बॉन्ड है? ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया।
अब बात कर लेते हैं बहुत ही प्यारी वाली केमिस्ट्री। मेरे को तो बहुत प्यारी लगती है यार, पता नहीं तुम लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि शायद अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं मैम? देखो इसमें सारे के सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं, और मेनली हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन सब में है, हर एक चीज में कार्बन है, हम में कार्बन है, तुम में कार्बन है, हर एक चीज जो भी तुम आसपास देख रहे हो ना, सब में क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। सब में क्या है बेटा? कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब। ठीक है, अभी देखो मैंने बोला कार्बन है, कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर है बेटा वो क्या है? 6। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करते हो, जब इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो आ जाता है 2,4। मतलब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये ना इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रावेलेंट, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे ना बेटा, उसमें हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि कार्बन ने हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाए हैं। अगर ज्यादा बनाएगा तो भी अनस्टेबल है, अगर कम बनाएगा तो भी अनस्टेबल है। तो हमेशा हमेशा याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11 से लेकर 12 तक जितना भी तुम पढ़ने वाले हो, आगे भी, और हमेशा कार्बन बेटा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? आखिरी वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ना तो वो दे सकता है ना तो वो ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है? वो शेयर करता है। ठीक है, वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि देखो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एनर्जी चाहिए पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। तो क्या करेगा? वो शेयर करता है, जैसे कि उसने यहाँ पे किया। जैसे कि उसने यहाँ पे किया, उसने ना तो दिए और ना ही लिए, उसने क्या किया? शेयर किया है। ठीक है, शेयर किया है यहाँ पे उसने। क्लियर है तुम लोगों को ये चीज? ठीक है, तो अपन बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले हैं IUPAC नेम। ठीक है, कि अपन IUPAC क्या होता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अगर तुम लोगों को पता है तो। नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम। तो जितने भी कंपाउंड्स, जैसे मेरा नाम क्या है? वंशिका। मान लो तुम लोग वंशी मैम बुलाओगे, वंशु मैम बुलाओगे, तो अलग अलग नाम रख दिए। वैसे ही जितने भी कंपाउंड्स है बेटा, उनके क्या है? अलग अलग नाम है। एकदम नामकरण कर देना है उन लोगों का। हेक्सेन, मीथेन, इथेन, इथाइल। तो ये सारी चीजें अपन किस में पढ़ने वाले हैं? IUPAC नेम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, IUPAC नेम में पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ना मैं तुम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, कि जो आपके बॉन्ड्स होते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है वो। फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद भी पढ़ेंगे कि नहीं नहीं नहीं, बस 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 यहीं पे थम जाओ। ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बड़ा सा भयंकर सा वर्ड है, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। SPDF। ठीक है, ये सारे क्या बनते हैं? ये सारे ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं, जब भी ये सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ये ब्लॉक्स की बात नहीं कर रही हूं मैं। ब्लॉक्स हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और ऑर्बिटल्स को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने ये। तो जब ये कंबाइन होते हैं बेटा, तो ये क्या बनाते हैं? आपके क्या बनाते हैं? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो कि अपन आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे पढ़ोगे? देखो sp3 पढ़ लिया, sp2 पढ़ा, फिर dsp3 पढ़ा। कैसे बनते हैं ये, कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, प्लेनर, या फिर लीनियर। कौन कौन से एंगल्स होते हैं? 180, 120 या फिर 109, ऐसे कुछ कुछ करके जो जितने भी एंगल्स होते हैं बेटा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में हम वो सब चीजें पढ़ते हैं कि जो आपकी ज्योमेट्री है वो कैसे निकालते हो, वो सारी चीजें आ जाती हैं किसमें?
हाइब्रिडाइजेशन में आ जाती हैं। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? क्या ये चीज़ आपको एकदम मज़ेदार तरीके से क्लियर हुई है? तो ये हो गया आपका बॉन्ड वाला, ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड है? सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। उसके बाद मैं तो आपको एक ट्रिक बताऊंगी, मैं तो आपको ट्रिक सिखा दूंगी कि यार देखते से ही आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, पता है। और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि बता दो इस स्ट्रक्चर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम तो ये पढ़ने वाले हैं, अपने आगे आने वाला जो भी अपना केमिस्ट्री वाला बैच है उसमें पढ़ने वाले हैं। मान लो ये वाला कंपाउंड दे दिया बहुत ही भयंकर सा, और आपको एक दूसरा कंपाउंड दिया है ऐसा वाला कुछ तो भी, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। यहाँ देखो, इसके बाद ले लिया ये वाला है ना। एक सेकंड दे दो। ठीक है, तो यार यहाँ पे ना पूछेंगे आपसे एग्जाम में कि कितना इसका हाइब्रिडाइजेशन है, या फिर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इस कार्बन का बता दो, इसका 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 सारे कार्बन का। और देखो बेटा, हमेशा याद रखना ये हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का ही निकालेंगे। मोस्टली जगह तुमको कार्बन का ही पूछेगा, हाइड्रोजन का निकाल के मत आ जाना। अगर यहाँ पे लिखा है अगर यहाँ पे CH2Cl लिखा है, ऐसा लिखा है, तो बेटा Cl का निकाल के मत आ जाना, कार्बन का ही निकलता है हमेशा। तो वो एग्जाम में आपसे हमेशा हमेशा कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे कि यार बता दो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन है तो उसका कितना हाइब्रिडाइजेशन है। समझ में आ गया तुम लोग को? ये चीज समझ में आई? और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला अभी कि यार अभी तो मैंने तुम लोग को बहुत बेसिक पढ़ाया है, बहुत ही बेसिक पढ़ाया है। मतलब कि तुम लोगों को मान लेते एक ना ओवरव्यू दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। उसके बाद देखो अभी तो कुछ भी नहीं बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शंस भी होती हैं आगे जाके बहुत अच्छी वाली एकदम, कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, फिर कैसे बन रहा है, कैसा आपका कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बो एनायन बनेगा, फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, ये तो सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। और रिएक्शन मैकेनिज्म वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो हमने सारी चीजें कवर करी। यहां से देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लिया, बेसिक एकदम। मोल कॉन्सेप्ट देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने क्या देखा, पीरियोडिक टेबल का बहुत बेसिक चीज की, कौन कितने कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से देखो बॉन्ड देखे, आयोनिक बॉन्ड देखा, आयंस कैसे बनते हैं, फिर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है हमारा, वो सब हमने देख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन वाले बॉन्ड्स बनते हैं। फिर यहाँ देखो आपके कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अभी हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, बहुत बेसिक। अब अगर आपको डिटेल में, एकदम डिटेल में बढ़िया तरीके से पढ़ना है ना, तो फटाफट से नीव बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये एकदम क्विक सा ओवरव्यू जो था आपको ये बताने के लिए था कि यार देखो केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप सही जगह से पढ़ोगे ना तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, वरना आप अपना इंटरेस्ट लूज कर दोगे, आप फिर नहीं पढ़ पाओगे उस चीज को अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो 2 साल के लिए नीव बैच लेके आ रहे हैं, 11th और 12th आपका एकदम फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं जस्ट इन 5499। यार आपको कितने कम में पड़ रहे हैं, देख रहे हो। मंथ में तुम लोग कहीं पे भी महीने में खाने वाने जाते हो, ऐसे उड़ा देते हो ना पैसे, कुछ भी खाने गए, कहीं पे भी घूमने चले गए, 500 रुपए तो तुम ऐसे ही दे देते हो, 1000 रुपए तो तुम ऐसे ही दे देते हो, है ना, दे देते हो ना। तो यहाँ पे तुमको देख रहे हो 230 पर मंथ, सिर्फ और सिर्फ मतलब कितना कम प्राइस है इसका, 230 पर मंथ, जस्ट 230 पर मंथ। और तुमको ये 2 साल के लिए मिल रहा है। और तुमको ये चीज पता है कि यार जो आप तुम सब्सक्रिप्शन लोगे ये वाला, है ना, बैच में जाके तुम लोग को लेना है, अभी 39% ऑफ चल रहा है इसका 2 साल के लिए। तो यार तुमको इसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, उसमें नोट्स भी मिलेंगे, उसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे जो क्विजेस होती हैं वो भी मिलेंगी। तो सारी की सारी चीजें, इतने अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स तुमको मिल रहे हैं, तो यार क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए बता दो मुझे। 11th अगर स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, जैसे मैंने सबसे पहले तुमको यही समझाया था जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही थी कि 11th बेस है। अगर
11th स्ट्रॉन्ग कर लिया तो 12th तक तो तुम ऐसे ही आराम से पहुंचोगे। जब तक तुम 12th में पहुंचोगे ना, तुम बोलोगे यार 12th तो कुछ भी नहीं है, मक्खन है एकदम। तो तुम 12th और सीईटी की साथ में तैयारी कर सकते हो। फिर तुमको एक्स्ट्रा से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो गया। इसलिए पता है हमने इस बैच का नाम नींव रखा है। नींव का मतलब पता है क्या होता है? बेस। हम तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। और केमिस्ट्री में तो तुम लोगों का एकदम ऐसा कर दूंगी ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी सारे कॉन्सेप्ट कि यार कोई भी तुमको उठा के पूछेगा ना ये बता दे तो तुम फटाफट से बता दोगे। इनफैक्ट तुम अपने फ्रेंड्स को तक एक्सप्लेन कर सकते हो कि यार देख ऐसा ऐसा है, तो बोलेगा यार कहाँ से पढ़ रहा है तू, तुम बताने देना, तुम बता देना कि यार हम वेदांतु से पढ़ रहे हैं जहाँ पे इतना मस्त ऑफर चल रहा है नीव का। तो यार अभी तक अगर तुमने एनरोल नहीं किया है, अगर अभी तक तुमने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी जाओ फटाफट से, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए है ये, बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए। उसके बाद खत्म हो जाएगा तो रिग्रेट मत करना, फिर बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना। फटाफट से जाओ एनरोल कर लो और एकदम अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो, फ्यूचर सिक्योर कर लो यार। और तुमको पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? क्या है मैम, आप हमें कुछ प्रूफ तो दे दो कि यार हमको क्यों ही ज्वाइन करना चाहिए। एक तो मैंने तुमको बहुत ही बेसिक सारी चीजें पढ़ा दी, ठीक है। अब प्रूफ पता है क्या होता है बेटा? प्रूफ रिजल्ट। अगर जहां पे आपको रिजल्ट दिखता है ना, जहां पे आपको रिजल्ट दिखता है ना, वही सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि बच्चे जहां से पढ़ रहे हैं वहां का जो बेस है, टीचर ने कितना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया होगा, तभी तो जाके बच्चा रिजल्ट लेके आ रहा है। तभी तो जाके बच्चा देखो 99.9 परसेंटाइल लेके आ रहा है बेटा। ये कितनी बड़ी बात है। चाहे तुम जेई मेंस के रिजल्ट उठा लो, 2026 का रिजल्ट है ये, ठीक है, या तो तुम 2025 का रिजल्ट देख लो। मतलब everyone in 3 student is from वेदांतु। इनका 120 by 120 इन मैथ्स, कितना सही रिजल्ट है। सबके AIR देखो, सबके AIR देख लो, सबका परसेंटाइल देख लो। AIR 15 आया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेदांतु से। ये है JEE एडवांस के रिजल्ट 2025 के रिजल्ट्स हैं। और ये हैं हमारे नीट के रिजल्ट्स। 1400 ओवर 1400 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम वेदांतु जिन्होंने नीट 2025 को क्लियर किया। और ये हैं उन सभी लोगों का क्या, उनमें से मोस्ट लोगों का क्या, AIR देख रहे हो तुम। इनका आया है 99.9 परसेंटाइल इन फिजिक्स। फिजिक्स तुम समझ रहे हो फिजिक्स कितना टफ लगता है यार तुम बच्चों को, लेकिन हम तुम्हारे लिए इतने कम प्राइस में उसको इजी बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि यार तुम्हारी भी ऐसी फोटो छपे और हमें बहुत प्राउड फील हो कि यार ये तो हमारे बच्चे हैं, ये तो वेदांतु से पढ़े हैं, ये तो हमारे प्यारे लाडले बच्चे हैं यार, है ना। और अगर तुम लोगों को ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम ऑनलाइन घर पे मचमच हो रही है, किचकिच हो रही है, तो तुम क्या करो, ऑफलाइन सेंटर्स भी जा सकते हो। बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स तुमको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, पुणे में भी मिल जाएंगे। PCMC, स्वारगेट, औंध, सिंगात, अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अलियानगर और जलगांव, हर जगह पे तुम लोगों को ऑफलाइन वेदांतु के सेंटर्स मिल जाएंगे जहां पे भी तुम्हारे एक्सपीरियंस टीचर्स है। मतलब हर जगह देखो, ये जो नीव वाला बैच है ये ऑनलाइन है, ठीक है, 11th और 12th वालों के लिए, मतलब 11th 12th वालों के लिए नहीं, जो बच्चे 11th से 12th में जाएंगे वो वाला बैच है, ठीक है। तो 12th में तुम कंफ्यूज मत होना। जो बच्चे अभी 10th पास आउट किए हैं और 11th में जा रहे हैं, ठीक है, 11th में गए हैं, ये उन लोगों के लिए है नीव बैच। अभी 11th स्टार्ट करेंगे, फिर बेटा तुम्हारा अगर 2 साल के लिए लोग हैं तो 12th भी सिक्योर है, क्योंकि उसमें फिर 12th भी पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। जो बच्चे अभी नीव में एनरोल करेंगे वो अभी 11th में एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तुम 2 साल का ले रहे हो, देखो 1 साल का भी है, 2 साल का भी है। 1 साल में क्या है, 1 साल के लिए सिर्फ 11th वाला बैच है, लेकिन 2 साल के लिए क्या है, तुम्हारा 11th भी है और फिर 12th में भी हम तुम्हारा फोकस करने वाले हैं, 12th का भी बैच आगे बढ़ाएंगे। तो है ना मजेदार यार, तुमको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा रिजल्ट जैसे आएगा 11th का, हम 12th का बैच स्टार्ट कर देंगे। तो क्या करना है तुमको, एकदम सब कुछ सेट है, सब कुछ मजेदार तरीके से हो रहा है। और जब तुम यार ऑफलाइन सेंटर जाओगे ना, यहाँ पे जब तुम ऑफलाइन सेंटर जाओगे तो वहां पे जाके तुम 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो यार फटाफट से चले जाओ, किस बात की देर है तुमको, है ना। देखो अच्छे काम करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, फटाफट से जाओ एनरोल कर लो और वहां पे मिलेंगे। वहां पे अपन जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं ना, देखो मैंने तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए आज, बहुत ही सारे। तो यार जहाँ पे हम मिलेंगे नीव बैच में, हम जब मिलेंगे ना बहुत मस्ती करने वाले हैं,
बहुत आग लगाने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैं इतना कह सकती हूँ कि 11th में तुम्हारा जितना भी टोटल होता है, 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स तो तुम्हारे प्रैक्टिकल में मिल ही जाएंगे, तो भाई 70 आउट ऑफ 70, आई गारंटी यू कि 70 आउट ऑफ 70 डेफिनेटली तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही हैं, किसी और के नहीं है, किसी के भी नहीं है, ना इधर वाले के ना उधर वाले के। तुम देखना, अगर तुमने मेरे साथ पढ़ लिया, तुमने मन लगा के केमिस्ट्री बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, मेरे साथ जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी, मॉक टेस्ट लेके आऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी, अगर तुमने वो कर लिया तो यार मतलब तुम्हारा ना फ्यूचर सेट 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 एकदम आग लगा दोगे तुम, ठीक है। तो क्या बोलते हो, फटाफट से मुझे बता देना। अब तो मेरा गला भी बैठ गया, हो गया, वो बोल रहा है बस कर भाई, बस कर ले, वो बोल रहा है कि अब बस कर लो यार, बच्चों को बोलो फटाफट से एनरोल कर दे, ताकि अब जब हम नीव बैच में आएंगे ना, जब हम नीव बैच में आएंगे तब हम वहां पे साथ में आग लगा देंगे, ठीक है, साथ में आग लगाएंगे। तो क्या तुम रेडी हो, क्या तुम तैयार हो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना। आज का सेशन कैसा लगा तुम्हें, वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। और क्या तुमने नीव बैच लिया है, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम ले रहे हो या फिर तुमने ले चुका है, वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। सब सारी 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 चीजें कमेंट डाउन, फटाफट से कमेंट डाउन। और आज का सेशन कैसा लगा, क्रिस्टल क्लियर था कि नहीं, वो भी मुझे बता देना। मिलते हैं अपन फिर कभी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर नीव बैच में होंगे तो वहां पे भी मिलेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।